अरे मुखिया जी प्रणाम। हम आपके ही पास आ रहे थे। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अच्छा, तुम दोनों मुझसे मिलने आ रहे थे तो जरूर कुछ हुआ होगा। एक काम करना, पंचायत में आ जाना, मैं वहां न्याय कर दूंगा। अरे नहीं मुखिया जी, आपके होते हुए भला कोई समस्या हो सकती है। हम तो यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। तो मेरा शुक्रिया क्यों? अरे भाई, अब मैंने क्या कर दिया है? मेरे साथ जो खड़े हैं इन्हें देखिए, कुछ याद आया? इन्हें कहीं तो देखा है मैंने। माफ करना भाई, पर मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। यही तो आपका बड़प्पन है मालिक। मैं वही किसान हूँ जिसे अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत सारे धन की जरूरत थी, और आपने तब मुझे धन देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। मैं इसलिए यहाँ आपका शुक्रिया करने आया हूँ। अगर आप नहीं होते तो शायद मेरी बेटी का विवाह अच्छे घर में नहीं होता मालिक। अरे हां, अब याद आया मुझे। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि मेरी वजह से किसी का जीवन सुधर गया, और तुम्हें मेरा एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि कैसा लगता है एक पिता को जब वो अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे घर में नहीं कर पाता। आखिर मुझे भी एक बेटी की ही आकांक्षा है, और उसका विवाह भी मैं किसी अच्छे और बड़े घर में ही करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद मालिक। आप सच में बहुत महान हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूं, मुझे पंचायत भी तो जाना है। इतना कहकर मुखिया जी मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। उन्हें पूरे गांव में एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में जाना जाता है, जो गरीबों की मदद करना बेहद पसंद करते हैं और इसे अपना पहला धर्म मानते हैं। हे भगवान, आपने मुझे बिना मांगे ही कितना कुछ दे दिया है। आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया है, एक प्रेम करने वाली पत्नी दी है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, और मुझे मुखिया बनने का भी अवसर दिया है, जिससे मुझे गांव वालों की मदद करने का मौका मिलता है। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूं। अब बस मुझे एक बेटी की आकांक्षा है। उम्मीद है कि आप इस इच्छा को भी पूरा कर देंगे। मुखिया जी अभी अपनी दिल से प्रार्थना कर ही रहे होते हैं कि एक आवाज शांति भंग कर देती है। अचानक दो छोटी बच्चियों के रोने की आवाज गूंजती है। मुखिया जी उत्सुक और चिंतित होकर देखने जाते हैं। उन्हें मंदिर में दो छोटी बच्चियां लावारिस मिलती हैं। अरे ये क्या? ऐसा काम भला कौन कर सकता है? ये बच्चियां तो कितनी सुंदर और प्यारी हैं। भला कोई भी माता पिता अपनी फूल सी बच्चियों को कैसे मंदिर में छोड़ सकते हैं? पता नहीं उस माँ की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने ऐसा किया। मुखिया जी बच्चियों को घर लाते हैं, जहां उनकी पत्नी कांता नाराजगी और हताशा के मिले जुले भाव से उनका स्वागत करती है। आप कभी नहीं सुधरेंगे जी। क्या आपने पूरे गांव का ठेका अपने माथे पर ले रखा है? सभी की मदद करना आपको ही आता है? क्या आपको ही इतना महान बनने का शौक है? तो कोई बाबा या साधु क्यों नहीं बन जाते? अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? अब मैं क्या करता? अगर मैं इन बच्चियों को यहां नहीं लाता तो इनका क्या होता? इनके चेहरे को देखो, इनके चेहरे में कितनी मासूमियत भरी है। और तुम भी तो एक बेटी चाहती थी, यहां तो दो दो मिल गई हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पहली बात तो यह कि बेटी की इच्छा मेरी नहीं, आपकी थी, और दूसरी यह कि मैं खुद की संतान चाहती हूँ, न कि रास्ते से उठाए बच्चों को। मुखिया जी अपनी पत्नी की प्रारंभिक झिझक को समझते हुए उसकी भावनाओं को बदलने का फैसला करते हैं, यह जानते हुए कि उसका दयालु हृदय अंततः मान जाएगा। अच्छा तो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इन्हें फिर से मंदिर में छोड़ाता हूं। फिर पता नहीं इनका क्या होगा, कौन इन्हें ले जाएगा। हे भगवान, मेरी पत्नी नादान है, उसे माफ कर देना। अब मैं इन्हें फिर से आपके पास लेकर आता हूं। आप इनका ध्यान रखना। रुकिए, इन्हें कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझती हूँ आपकी नौटंकियों को। तो क्या तुम इन्हें रखने के लिए तैयार हो कांता? हाँ, पर और मत ले आना। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, समझे? हाँ ठीक है। वैसे हम इन्हें रखने ही वाले हैं, तो कोई अच्छा सा नाम तो रखना पड़ेगा ना। इनका कोई अच्छा सा नाम पता है क्या? उससे पहले ये बताओ कि इनमें से बड़ी कौन है और छोटी कौन है? क्या मालूम, मुझे तो दोनों ही एक ही उम्र की लग रही है। मुझे भी। चलिए तो एक काम करते हैं, बाईं ओर जो है उसका नाम हम शांति रख देते हैं,
और दाईं ओर जो है उसका नाम मीरा रख देते हैं। कैसा लगा नाम आपको? इन दोनों का जन्मदिन हम आज के दिन को ही मानेंगे। और हाँ, शांति मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है। शायद वो मीरा से थोड़ी बड़ी होगी, तो मीरा शांति को दीदी कहेगी। मुखिया जी और कांता दोनों ही इन दोनों बेटियों को अपने जीवन में पाकर बेहद खुश थे। उनके दिल नए उद्देश्य और प्यार से भर गए थे। तभी एक गांव वाला मुखिया जी के घर आता है, जो घबराया हुआ लग रहा है। मेरी बेटियों का, मेरा मतलब है हमारी बेटियों का ध्यान रखना। लगता है कोई दिक्कत हो गई है, उसे सुलझाकर मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। क्या हुआ? तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? मुखिया जी जल्दी चलिए, वो अमीर सेठ मुरली ने बैठक बुलाई है। बैठक बुलाई है कहते हो? ठीक है, तो चलो। मुखिया जी गांव की बैठक में पहुंचते हैं, जहां धनी व्यापारी मुरली पहले से ही मौजूद है और नाराज दिख रहा है। क्या हो गया मुरली? अचानक से ही तुमने बैठक क्यों बुलाई? बात ही ऐसी है मुखिया जी, ये जो किसान है ना, इसे मैंने भरोसा करके अपनी जमीन की खेती के लिए रखा था और इसने मेरे ही घर चोरी करने की कोशिश की। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। क्या ये सच है? नहीं मुखिया जी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ये मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। अब चोरी पकड़ी गई तो बहाने दे रहा है। तुझे क्या लगता है मुखिया जी इतने मूर्ख है कि तेरी बातों में आ जाएंगे? शांत हो जा मुरली। कौन मूर्ख बना रहा है और कौन नहीं, इसका फैसला अभी हो जाएगा। इससे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है? मुखिया जी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए मुरली के दावे की गहराई से जांच करते हैं। ठीक है, एक पल के लिए मैं मान लेता हूं कि इस गरीब ने तुम्हारे यहां चोरी की थी, पर क्या तुम ये बात मानते हो कि तुमने इसे इसकी तनख्वाह नहीं दी थी? अरे नहीं मुखिया जी, मैंने तो इसे पूरे महीने के अंत से पहले ही इसकी तनख्वाह दे दी थी। मेरा विश्वास कीजिए मुखिया जी। मुखिया जी व्यापारियों के तौर तरीकों को जानते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूं। तो जैसा कि सभी व्यापारी या सेठ करते हैं, और मैंने तुम्हें भी करते देखा है कि वे कुछ भी करते हैं, कितना भी लेन देन करते हैं, वे सब अपनी किताब में लिखते हैं। तो तुमने भी जरूर लिखी होगी। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना? आप सही कह रहे हैं, पर वो क्या है ना, इतने काम रहते हैं कि मैं कभी कभी लिखना भूल जाता हूँ, और इस किसान का भी मैं लिखना भूल गया हूँ। मुरली के कमजोर बहाने को भांपते हुए मुखिया जी अपना आकलन बताते हैं। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बात मैं मान लूंगा? न तुम्हारे पास कोई सबूत है और न ही तुम ये साबित कर पा रहे हो कि तुमने इस गरीब को तनख्वाह दे दी है। इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ओह मुखिया जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करें। दोनों पक्षों को सुनने और स्थिति पर सावधानी से विचार करने के बाद मुखिया जी अपना निर्णय सुनाते हैं। बस बहुत हो गया। दोनों पक्षों की सुनने के बाद और सारी चीजें देखने के बाद मैं ये फैसला सुनाता हूं कि ये गरीब आदमी निर्दोष है और ये सेठ मुरली इस पर झूठे आरोप लगा रहा है, जिसके लिए मुरली तुम्हें उसे इसकी तनख्वाह तो देनी ही पड़ेगी। साथ में जितने पैसों की चोरी का इल्जाम तुमने लगाया है, वो सारे ही पैसे तुम्हें इसे देने होंगे। फैसले से क्रोधित मुरली मुखिया जी को धमकाता है। मुखिया जी, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम मुझे जानते नहीं हो, इसलिए मुझसे पंगा ले रहे हो। इसका नतीजा बहुत ही खराब होगा। अभी भी समय है, अपना फैसला वापस ले लो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम कैसे आदमी हो और इसीलिए मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। गांव वाले मुरली के अनादर को देखकर उत्तेजित हो जाते हैं। क्या तुमने सुना मुखिया जी ने क्या कहा? अब इसके पैसे दे और चलता बन। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जरूर अपना बदला लूंगा, याद रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मुखिया जी को धमकाने की? अरे हम तुम्हें इस गांव में रहने देंगे तब ना तुम कुछ कर पाओगे। इसे यहाँ से भगाओ, भगाओ। सभी गांव वाले बहुत ज्यादा भड़क उठे थे, जिसकी वजह से मुरली को मजबूरी में गांव छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके भीतर बदले की आग जलने लगी थी और यह आग तब तक शांत नहीं होने वाली थी जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेता। बीस साल बाद मुखिया जी के घर में जीवन बदल गया है। शांति और मीरा अब बड़ी हो गई हैं। हर एक का अपना अलग व्यक्तित्व है। शांति, अरे ओ शांति, कहाँ हो?
आई माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ थी तुम? मैं तब से ही तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं तो लकड़ियाँ लेने गई थी। लकड़ियाँ लेने? पर लकड़ियाँ तो हैं। ओ माँ, आपको पता नहीं, ये तो इतनी जल्दी खत्म हो जाती है, इसीलिए मैं पहले से ही जमा करके रख लेती हूँ ताकि खत्म न हो जाए। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम ज्यादा ही लकड़ियाँ लाने लग गई हो। क्या बात है? ओ माँ, आप गलत समझ रही हैं। वह सब छोड़िए और बताइए कि आप मुझे क्यों ढूंढ रही थीं? ओह, खाना ठंडा हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। लेकिन बताओ, मीरा कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? ओह माँ, आपको तो पता ही है, वह रोज पिताजी के साथ पंचायत जाती है। वह अभी भी उन्हीं के साथ होगी। इस लड़की का मैं क्या करूं? घर का कोई काम काज तो करती नहीं, लेकिन समस्याएं सुनने का बहुत शौक है। ऐसा लगता है जैसे अगली मुखिया यही बनेगी। मुखिया जी और मीरा पंचायत से वापस आ रहे थे। आज पंचायत में एक बड़ा और उलझा हुआ मामला आया था। एक व्यापारी और एक किसान के बीच पैसों को लेकर विवाद था। मुखिया जी और गांव के बड़े बुजुर्गों ने काफी देर तक मामला समझने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी युवा मीरा, जो हमेशा अपने पिता के साथ पंचायत जाती थी और चुपचाप सब रही थी, आगे बढ़ती है। पिताजी, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मुखिया जी और सभी गांव वाले हैरान थे, क्योंकि मीरा ने आज तक पंचायत में कभी कुछ नहीं कहा था। मुखिया जी उसे इजाजत देते हैं। हाँ बेटी, कहो। मीरा ने पूरे मामले को कुछ ऐसे ढंग से समझाया और ऐसा समाधान बताया कि सभी लोग दंग रह गए। उसने अपनी तेज बुद्धि से पल भर में उस उलझी हुई समस्या को सुलझा दिया, जिसे बड़े बड़े सुलझा नहीं पा रहे थे। वाह बेटी, वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मेरी ही बेटी हो। हाँ पिताजी, मैंने आपको देखकर ही तो ये सब सीखा है। अब चलिए, चलकर भोजन कर लेते हैं। हाँ, जल्दी चलो। अब तक तो खाना ठंडा भी हो गया होगा। समस्या सुलझाने में काफी समय जो लग गया। दोनों बहनें शांति और मीरा अब बड़ी हो चुकी थीं। उनकी रुचियां बहुत अलग थीं। शांति को घर के काम करना बहुत पसंद था। वह सारे घरेलू काम करती थी। वहीं मीरा को पढ़ाई करना और समस्याओं को हल करना बहुत पसंद था। अब दोनों की उम्र विवाह के योग्य हो गई थी और इसीलिए अगले ही दिन शांति को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। मुखिया जी अपनी पत्नी कांता को आवाज देते हैं, क्योंकि मेहमान बिना बताए ही आ गए हैं। कांता, अरे ओ कांता, सुनती हो? जल्दी आओ, देखो कौन आए हैं। अरे क्या हो गया जी? ये लोग कौन हैं? ये लड़के वाले हैं, हमारी शांति को देखने आए हैं। लड़के वाले? ये क्या जी, आपने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। मुझे तो तैयारी करने का मौका भी नहीं मिला। माफ करना कांता, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन ये अगले सप्ताह आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आराम से कभी बताऊंगा, परंतु ये अचानक ही आ गए। माफ कीजिएगा हमें। असल में हमने पंडित जी से बात की थी। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह तक का ही मुहूर्त है, उसके बाद 1 साल तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। इसलिए हमें अचानक ही आना पड़ा, ताकि जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का करके इन दोनों का विवाह किया जा सके। अच्छा, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं अभी लड़की को बुलाती हूँ। शांति, अरे ओ शांति, यहाँ तो आना। देख कौन आए हैं। हाँ माँ, आई। इनसे मिलो शांति, ये लड़के वाले हैं, तुम्हें देखने आए हैं। लड़के वाले? ये क्या पिताजी, आपने मुझसे पूछा भी नहीं और रिश्ता लेकर आ गए? क्या आपने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? बेटी, तुम्हें तो एक दिन विवाह करके इस घर से जाना ही है, और अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया है। ये बहुत ही ऊंचे घराने के हैं, तुम इनके यहाँ बहुत खुश रहोगी। माफ कीजिएगा पिताजी, पर मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो शांति? अपने पिता के मान सम्मान के बारे में तो सोचो। माफ करना माँ, मैं पिताजी के मान सम्मान के चक्कर में जबरदस्ती किसी से भी शादी नहीं कर सकती। पर क्यों नहीं कर सकती? इसमें बुराई ही क्या है? देखा मुखिया जी, किसी और को पालने का नतीजा। आपने इसे अपने ही घर में अपनी बेटी जैसा रखा,
और इसको आपके मान सम्मान की भी कोई चिंता नहीं है? आप कृपा करके शांत हो जाइए और मेरी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप सब चले जाएं। अभी तो हम जा रहे हैं मुखिया जी, किंतु आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपनी संतान अपनी होती है। ये आपकी या आपके मान सम्मान की कोई चिंता नहीं करेगी। अगर आपकी अपनी बेटी होती तो ऐसे दिन आपको देखने न पड़ते। अब हम चलते हैं। अपमानित होने के बावजूद मुखिया जी और कांता अपनी बेटी के साथ खड़े रहते हैं और उसे दिलासा देते हैं। इनकी बात बिल्कुल भी मत सुनना। तूने इन्हें मना कर दिया ना, इसीलिए ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, जहां आप बोलेंगे मैं उससे वहां विवाह करने के लिए तैयार हूं पिताजी। नहीं बेटी, तुम्हें किसी से भी जबरदस्ती विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें बिना पूछे ही रिश्ते वालों को बुला लिया। हाँ बेटी, और तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। हमने तुम्हारे लिए खुद की संतान नहीं की, क्योंकि तुम दोनों ही अब हमारे लिए अपनी संतान हो। अब ये सब छोड़ो और हाँ, मीरा को ये बात मत बताना, वरना वो भी रोने लग जाएगी। और शांति, तुम कल ही उस लड़के को लेकर आना। आखिर हम भी तो देखें कि हमारी बेटी ने किसे चुना है। शांति अपने पिता की बात मानकर अगले ही दिन उस लड़के को लेकर आती है जिसे वह पसंद करती है। वह राघव है। पिताजी, ये राघव है, यही है वो जिसे मैं पसंद करती हूँ। प्रणाम मुखिया जी। लड़का दिखने में तो अच्छा है। वैसे तुम अकेले आए हो, तुम्हारे माता पिता नहीं आए? असल में मेरे माता पिता मुझे छोड़कर बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा मेरा और कोई नहीं है। सुन के बुरा लगा। वैसे तुम काम क्या करते हो? मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पिता की छोड़ी हुई बहुत सारी जमीनें भी हैं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी मेरे साथ खुश रहेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मुखिया जी। मुझे तो ये लड़का बहुत ही पसंद आया जी। मुझे भी लगता है कि हमारी शांति इसके साथ बहुत ही खुश रहेगी। वो सब तो ठीक है माँ, पर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों मिले कब और कैसे, क्योंकि दीदी तो बाहर जाती ही नहीं थी, सिर्फ लकड़ियाँ और लाने ही जाती थी। अच्छा तो इसीलिए रोज रोज बार बार लकड़ियाँ और लाने जाती थी और बहाने बनाती थी। मैंने पंडित जी से बात की और उन्होंने मेरी बेटी की कुंडली देखकर कहा है कि 2 सप्ताह के अंदर ही विवाह का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद सीधे 1 साल बाद ही अच्छा मुहूर्त है, तो विवाह 2 सप्ताह के भीतर ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, आज शुक्रवार है तो हम अगले शनिवार के दिन ही कर लेते हैं। कैसा रहेगा? ठीक है, हमें मंजूर है। शांति की शादी उसके मनचाहे वर के साथ तय कर दी गई, जिससे वह बहुत खुश हो गई थी। अगले शनिवार के दिन विवाह संपन्न हुआ और वह अपने घर से चली गई। उसके कुछ दिनों बाद मुखिया जी और मीरा अपनी बहन के ससुराल जाने का फैसला करते हैं। मुखिया जी और मीरा शांति के ससुराल पहुंचते हैं, लेकिन जो देखते हैं वह उन्हें चौंका देता है। दामाद जी, हम आ गए हैं, कृपया दरवाजा खोलिए। अरे ससुर जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप बाहर क्यों हैं? अंदर आइए। हाँ दामाद जी, शांति कहाँ है? जी मैं उसे अभी बुलाता हूँ। शांति, अरे ओ शांति, देखो कौन आए हैं। तुम्हारे पिता और बहन आए हैं, जरा बाहर तो आना। शांति बाहर आती है। जब शांति बाहर आती है तो मुखिया जी और मीरा दोनों ही उसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि शांति की हालत बहुत ही खराब दिख रही थी। वह किसी नौकरानी की तरह लग रही थी और उसे चोटें भी लगी थीं। ये क्या शांति, तेरी ये हालत कैसे हो गई? तू कहीं गिर गई थी क्या? अरे नहीं ससुर जी, असल में ये मेरी बात नहीं सुन रही थी, इसीलिए बस मैंने 2-3 थप्पड़ मारे और इसका ये हाल हो गया। अब बात नहीं सुनोगी तो ऐसा ही होगा ना। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो राघव? तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे की? इसमें हिम्मत करने जैसा क्या है? ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। अब मैं इसके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ससुर जी। अब आप इसके हाथ की बनी हुई चाय लीजिए और चलते बनिए। पर तुम तो इससे प्यार करते हो ना? और तुमने कहा था कि तुम इसका पूरा ध्यान रखोगे, इसे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दोगे। फिर ये सब क्या है?
अच्छा, मैंने ऐसा कहा था क्या? तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मुखिया जी राघव के शब्दों से क्रोधित होते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार को सही ठहराता है। भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ मर गई? अच्छा, तो आप यहाँ हैं क्या भाभी? मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे साफ कमरे चाहिए, अच्छे से साफ करना। पर ये कैसा साफ किया है आपने? मेरे कमरे में अभी भी धूल है। लगता है आप कल की मार भूल चुकी हैं। फिर से स्वाद याद दिलाना पड़ेगा। माफ करना सुनीता, मैंने कमरे को अच्छे से ही साफ किया था। मैं सच बोल रही हूँ, पर तुम कहती हो तो मैं फिर से साफ कर देती हूँ। रुको बेटी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम मेरे साथ अभी के अभी घर चलोगी। मैं तुम्हें एक पल भी अब यहाँ नहीं रहने दूंगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम तो मुरली हो ना, जिसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। मुझे खुशी हुई ये देखकर कि तुम मुझे भूले नहीं हो। मुखिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। अगर तुमने उस दिन अपना फैसला बदल लिया होता तो आज तुम्हें यह दिन न देखना पड़ता। तो क्या ये राघव तुम्हारा बेटा है? सही समझे मुखिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या होता है। तुम्हारी बेटी अब रोज रोएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी अपनी बेटी यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। पर क्या तुम्हारी बेटी यहाँ से जाएगी? वो जरूर जाएगी। चलो बेटी, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रुकने दूंगा। नहीं पिताजी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पर क्यों दीदी, आपको चलना ही होगा। अगर आप यहाँ रहीं तो ये सब आपको बहुत परेशान करेंगे और मारेंगे भी। मारते हैं तो मारने दो, पर मैं अपनी वजह से अपने पिता के मान सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगी। अगर मैं चली गई तो गांव में इनकी बहुत बदनामी होगी, जो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटी। तुम चिंता मत करो बेटी। मेरे इस गांव के मुखिया के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। वो इसमें जरूर मदद करेंगे। ऐसा ही होगा पिताजी। मैं आप दोनों से हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने हाल में छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। मुखिया जी और मीरा वहाँ से चले जाते हैं और उस गांव के मुखिया से मिलते हैं और सारी बातें बताते हैं। माफ कीजिएगा मुखिया जी, पर मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब तक आपकी बेटी आवाज नहीं उठाती कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी बेटी खुद ये बात बोलती है तो ही कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी बेटी चुप रहेगी तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पर मुखिया जी, आप तो खुद एक गांव के मुखिया हैं ना, आप समझ सकते हैं। इसीलिए पहले आप अपनी बेटी से बात कीजिए और उसे मनाइए, फिर मेरे पास आइए। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। भला इसमें उसका क्या दोष? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, उन लोगों ने जो भी किया उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी, देख लेना आप। शांति की दयनीय हालत और मुरली के कड़वे बोल सुनने के बाद मुखिया जी और मीरा वापस लौट आते हैं, लेकिन मुरली के मन में कोई पछतावा नहीं था। कुछ समय बाद मुरली की बेटी सुनीता को एक अमीर घर का लड़का पसंद आ जाता है। पिताजी, मुझे एक लड़का बहुत पसंद आ गया है। वो इतना अमीर है कि उसके घर में बहुत सारे नौकर हैं और मुझे शादी के बाद कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है मेरी बेटी। तूने हमेशा अपनी मर्जी की है और मैं तेरी खुशी में खुश हूँ। मुरली अपनी बेटी सुनीता की शादी बड़े धूमधाम से करता है। उसे लगता है कि अब उसने मुखिया जी से बदला ले लिया है और वह बहुत खुश है। कुछ दिनों बाद मुरली और राघव सुनीता से मिलने उसके ससुराल जाते हैं। जब मुरली और राघव सुनीता के ससुराल पहुंचते हैं तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी आंखों के सामने क्या होगा। सुनीता एक कोने में बैठी थी। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वह नौकरानी से भी बदतर हालत में दिख रही थी। बेटी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? तुम ठीक तो हो? पिताजी, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरा पति मुझे मारता है और मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। बहन, ये क्या बोल रही हो? मुरली अपनी बेटी की हालत देखकर गुस्से में अपने दामाद के पास जाता है। ये क्या बकवास है? मेरी बेटी की ये हालत किसने की? तुम उसे मारते हो? क्यों, क्या हुआ? आपकी बेटी है तो क्या हुआ?
अब यह मेरी पत्नी है और मैं जो चाहूं इसके साथ कर सकता हूं। आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ससुर जी। यह सुनकर मुरली को वही शब्द याद आते हैं जो राघव ने शांति के बारे में कहे थे, लेकिन वह अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। ठीक उसी पल मुखिया जी और मीरा वहाँ आ जाते हैं। मुरली उन्हें देखकर चौंक जाता है। क्या हुआ मुरली? अपनी बेटी की ये हालत देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मुखिया, तुम यहाँ? हाँ मुरली चाचा, हम यहाँ। और ये जो सुनीता का पति है ना, ये मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा है। मुरली और राघव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। अगर तुम लोगों ने मेरी बेटी शांति के साथ बुरा व्यवहार किया, उसे मारा पीटा और उसका मान सम्मान नहीं रखा, तो तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी बेटी सुनीता के साथ भी वैसा ही व्यवहार नहीं होगा? यह सब आपके ही कर्मों का फल है मुरली चाचा, जैसी करनी वैसी भरनी। मुरली को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने जो किया वह कितना गलत था और उसे अपने के पर बहुत पछतावा होता है। उसे अब अपनी बेटी सुनीता और बहू शांति के दर्द का एहसास होता है। वह तुरंत अपने घर वापस जाता है। बहू शांति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने अपनी बेटी सुनीता की हालत देखकर जाना कि तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो बेटी। शांति, मुझे भी माफ कर दो। मैंने पिताजी के बहकावे में आकर तुम्हें बहुत सताया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। शांति की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने मुरली और राघव को माफ कर दिया। मुरली ने वादा किया कि वह अब से सबका भला करेगा और हमेशा न्याय के रास्ते पर चलेगा। इस तरह मुखिया जी की नेकी और मीरा की बुद्धिमत्ता ने अंततः मुरली को उसकी गलती का एहसास कराया और गांव में फिर से शांति और न्याय का बोलबाला हुआ।